अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। सो हम लोग चेस्ट एक्सरे को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसको रीड कैसे करते हैं, हम बेसिकली वो पढ़ रहे थे। उसके लिए मैंने आपको निमोनिक बताया था, ठीक है, ABCD। और हम लोग उनमें से एयरवे को डिस्कस कर चुके हैं, बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज को भी डिस्कस कर चुके थे, कार्डिया को भी, यानी कार्डियक, हाँ, कार्डियक से रिलेट करके, मतलब हार्ट की बात करें, कार्डिया, ठीक है। और इसमें हमने हार्ट की शेप, साइज, उसका डायमीटर वगैरह देखा था, ठीक है, कि अगर कार्डियोथोरेसिक रेशियो 0.5 से ज़्यादा हो जाएगी तो पेशेंट को कार्डियोमेगली हो सकती है, यानी एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट हो सकता है, ठीक है। बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज में हमने देखा था कि हमने बोन्स देखनी है, चेस्ट एक्सरे में के वो विजिबल है हमें, यानी सॉफ्ट टिश्यूज में हमने बेसिकली क्या देखना है कि कोई मैच वगैरह तो नहीं हमारे पास पड़ा हुआ, ठीक है, कोई नोड्यूल वगैरह तो नहीं है। एयरवे में बेसिकली हमने देखा था कि एयरवे पैसेज जो है वो बड़ा क्लियर है, इसमें हमने हाइलर रीजन्स देखने थे और हम लोगों ने ट्रेकिया देखना था, ठीक है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डायाफ्राम को, इफ्यूजन्स को, लंग फील्ड, गैस्ट्रिक बबल और मीडियास्टिनम को, ठीक है। अप्रोच का मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ये बेसिक अप्रोच जो होती है, ठीक है, जितने भी हम रेडियोग्राफ पढ़ेंगे उनमें बेसिकली ये आपके आसानी के लिए होती है कि अगर आपके सामने कोई एक एक्सरे रख दे किसी भी रीजन का और आपको बता दे कि जी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से आपने मार्क करके बतानी है, तो जब आपने अप्रोच पढ़ी होगी या इंटरप्रिटेशन का तरीका पढ़ा होगा किसी भी एक्सरे को पढ़ने के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि अगर आपके सामने में, अभी हमने फॉर एग्जांपल चेस्ट एक्सरे ही पढ़ा, मैं आपके सामने चेस्ट एक्सरे रख दूँ, ठीक है, जैसे ये चेस्ट एक्सरे, इनमें मैं आपको कहूँ कि आपने मुझे एयरवेज बताने हैं, तो वो आप मुझे बता सकते हो, ये देखो कि यहाँ पे ट्रेकिया विजिबल है, ठीक है, हाइलर रीजन्स कहाँ पे है। अगर हाइलर रीजन्स नहीं भी विजिबल तो आप मुझे पल्मोनरी आर्टरी का बता सकते हो, या ट्रेकिया का आप मुझे बता सकते हो, ट्राइना का बता सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जब मैं बोन्स पूछूं तो आप कौन कौन सी बोन्स मुझे हाईलाइट करके बता सकते हो, रिब्स है, बोन्स, स्कैपुला है, क्लेविकल है, स्पाइन है हमारी, ठीक है, ये सारी बोन्स है, ठीक है। अगर मैं इधर कोई मैथ्स पढ़ा होगा, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि जी आप मुझे बताएं बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज को एक्सप्लेन कैसे करोगे चेस्ट एक्सरे में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कार्डिया, ठीक है, उसमें मैंने आपको हार्ट का साइज बताया था, हार्ट का डायमीटर बताया था, हार्ट की शेप बताई थी, ठीक है। और मैंने जब प्रीवियसली जब आपको प्रोजेक्शन पढ़ाई थी तो मैंने आपको तब बताया भी था कि हार्ट का एक ही प्रोजेक्शन में हार्ट का जो शेडो होता है हमारे पास, या जिसको कार्डिक शेडो भी कहते हैं, वो हमें एनलार्ज नजर आता है, ठीक है। और मैंने वजह भी बता दी थी कि क्यों लार्ज नजर आता है, ठीक है। अब वो आप लोगों पे है कि आप लोगों ने पिछला स्टडी किया होगा तो आप लोगों को आगे आने वाला भी समझ आएगा, ठीक है। बेसिकली अप्रोच आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है, आप लोगों का लेक्चर थोड़ा डिटेल्ड हो सकता है लेकिन आप लोगों ने इतना डिटेल पढ़ना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को वो बेसिक आइडिया होना चाहिए ABCD अप्रोच का, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम पढ़ चुके थे। आज हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ करनी है वो हमारी है बेसिकली डायाफ्राम है। आज हमने डायाफ्राम से स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास इमेज है, एक चेस्ट एक्सरे की ही इमेज दिखाई हुई है, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने चेस्ट का PA व्यू और हमारे पास लैटरल व्यू दिखाया हुआ है, जिसमें वहाँ पर डायाफ्राम बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि डायाफ्राम होता क्या है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एनाटमी पे स्ट्रॉन्ग ग्रास्प होना चाहिए सबका। जब तक एनाटमी नहीं आएगी, नहीं पता होगा कि ये चीजें कहाँ लाए करेंगे, आप लोगों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, GR पढ़ने का। इसलिए अपनी एनाटमी को जो भी रीजन पढ़ना है उससे पहले हर चैप्टर में आपकी थोड़ी बहुत एनाटमी लिखी हुई है, तो आप लोग को बेसिक आइडिया होना चाहिए, जैसे ट्रेकिया क्या है, क्राइना क्या है, ठीक है, कौन से लेवल पे आ रहा है क्राइना, क्योंकि ये MCQ में आ सकती है चीजें। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एनाटमी का पार्ट है तो GR में नहीं आ सकती, आ सकती है, ठीक है। सो डायाफ्राम बेसिकली होता है एक थिन स्केलेटल मसल होता है, ठीक है, जो आपकी चेस्ट की बेस पे पड़ा हुआ होता है, बेस ऑफ योर चेस्ट पे ये डायाफ्राम पड़ा होता है, ठीक है। और डायाफ्राम यहाँ पे होता है, ठीक है। और डायाफ्राम का मेन काम क्या होता है, डायाफ्राम का मेन काम ये होता है कि ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी को आपकी चेस्ट से सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जब आप सांस ले रहे होते हो, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है या फ्लैटन हो जाता है, ठीक है।
और बेसिकली फिर ये एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है, ठीक है। जिस वक्त हम सांस ले रहे होते हैं उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, रिलैक्स हो रहा होता है, ठीक है। उसका मेन मकसद क्या होता है कि वो वैक्यूम इफेक्ट एक क्रिएट कर देता है जो हमारे लंग्स जो है फिर उसकी वजह से अंदर एयर खींचते हैं, ठीक है। और जब हम एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है, जब हमने सांस रोका होता है उसके बाद एकदम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, तो डायफ्राम हमारा रिलैक्स कर जाता है और जो भी एयर हमारे लंग्स में होती है वो बाहर निकल आती है, पुश आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक था, इसके पीछे थोड़ी बहुत एनाटमी आप लोगों को बताना जरूरी थी। अच्छा, अब हमने एबीसीडी अप्रोच में डायाफ्राम को क्या देखना है कि एक बार याद रखिए सॉरी, कि दोनों डायाफ्राम, ठीक है, यानी बोन डायग्राम्स को नहीं पता कि दोनों डायाफ्राम के जो एजेस है, ठीक है, ये वाले जो एजेस है दोनों डायाफ्राम के, बेसिकली यहाँ पे आपका डायाफ्राम आ रहा है ना, ठीक है। तो आपके जो दोनों एजेस हैं डायाफ्राम के उनकी आपकी लैटरल चेस्ट वॉल से, ठीक है, मार्जिन, बेसिकली उन्होंने मार्जिन की बात की। डायाफ्राम में आपने देखना कि मार्जिन आपके पास बिल्कुल शार्प होने चाहिए, ठीक है। और डायाफ्राम की कंटोर्स जो है, यानी कंटोर का मतलब होता है प्रॉपर लाइनिंग जो है, उसकी आउटलाइन जो है, ठीक है, वो हमें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए टुवर्ड्स आवर स्पाइन, ठीक है, यानी वो मीडियली हमारे स्पाइन की तरफ क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। तो अगर आपने डायाफ्राम देखना है तो आपने ये दो चीजें याद रखनी है, एक तो लैटरल चेस्ट वॉल से, ठीक है, डायाफ्राम के जो दोनों एजेस हैं, ठीक है, दोनों पार्ट्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास शार्प होने चाहिए और उसके दोनों कंटोर जो है हमें क्लियरली विजिबल होने चाहिए, ठीक है। ये देखो, अगर आप ये इमेज देखो, ये वाला पीएचएस वाला, ठीक है, इसमें बेसिकली डायाफ्राम के बेसिकली कंट्रोल जो है, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली ये देखो, ये स्पाइन आ रही है ना, ये स्पाइन कितनी क्लियरली विजिबल है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये वाला और ये वाला, ये दोनों बेसिकली डायफ्राम के कंट्रोल्स हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि मीडियली स्पाइन से हमें क्लियरली विजिबल होने चाहिए। ये आपका हार्ट आ गया ना, ये जो आपको ग्रेस का शेड नजर आ रहा है, लेकिन हार्ट के पीछे से भी आप देखो आपको स्पाइन क्लियरली विजिबल है, ठीक है। या आपके पास पल्मोनरी आर्टरी नजर आ रही है, या आपके पास ट्रेकिया नजर आ रहा है, यहाँ पे आपका ग्राइना होगा, ठीक है। ये बेसिकली आपके ये डायाफ्राम है ना, तो ये डायाफ्रैगमेटिक के आपके एजेस आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कंटोर्स की बात की है कि इक्वल होने चाहिए दोनों साइड पे, ये दोनों, ये आपके बेसिकली डायाफ्राम के आपके सीपी एंगल्स भी देखते हैं। सीपी एंगल्स क्या होता है, एक कार्डियोफ्रेनिक होता है, एक पोस्टोफ्रेनिक होता है। कार्डियोफ्रेनिक जो है वो है कि आपका डायफ्राम जो हार्ट से अटैच हो रहा है, और पोस्टोफ्रेनिक जो है उसका सीन क्या है कि पोस्टोफ्रेनिक जो है वो आपकी रिब्स जो है वो आपकी डायफ्राम से अटैच हो रही है, ठीक है। ये बेसिकली वो डायफ्राम्स का मतलब यही है कि दो एजेस की बात करें, कार्डियोफ्रेनिक और कोस्टोफ्रेनिक, कोस्टोफ्रेनिक और कार्डियोफ्रेनिक, ठीक है। यानी रिब्स आपकी डायफ्राम के साथ अटैच है और आपका हार्ट आपकी डायफ्राम के साथ अटैच है। ये बेसिकली इन दो एजेस की बात की है कि इनमें से कार्डियोफ्रेनिक होता है, कोस्टोफ्रेनिक होता है, ठीक है। आपका लिवर इस साइड पे होता है, ये आपका बेसिकली स्टमक बबल है, इसको आप बाउल भी कह सकते हो, ठीक है। और ये देखो, ये उन्होंने हार्ट बना, ये सॉरी, ये लैटरल उन्होंने आपको बना के दिया हुआ है हार्ट का, ठीक है, चेस्ट एक्सरे, सॉरी, ठीक है। और ये लैटरल व्यू है चेस्ट एक्सरे का, और ये वाला जो ये ग्रेस का शेडो आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास हार्ट पड़ा हुआ है। ये देखो, ये आपकी स्पाइन कितनी ज्यादा विजिबल है, यहाँ पे आपकी पल्मोनरी आर्टरी होगी और ये आपके पास बेसिकली एजेस होंगे, ठीक है, दोनों डायफ्राम के। तो आपने डायफ्राम में बेसिकली ये देखना है, ठीक है। जब आपको पता होगा कि डायफ्राम के दोनों एजेस एक दूसरे से मतलब सीपी एंगल्स, बेसिकली आप सीपी एंगल्स याद रखना, डायफ्राम, वो डायफ्राम से याद रखोगे तो आपको लगेगा शायद बॉडी में दो डायफ्राम होते हैं, नहीं, उन्होंने दो एजेस यानी दो सीपी एंगल्स की बात की है, ठीक है। आपने बेसिकली ये देखना है कि दोनों के मार्जिन इक्वल हो, लाइक राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे दोनों के मार्जिन इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसके कंटोर्स बहुत ज्यादा शार्प होने चाहिए कि एक प्रॉपर चेस्ट एक्सरे जो है, ठीक है, ऑप्टिमम चेस्ट एक्सरे जो है उसमें यही सीन होता है कि मार्जिन इक्वल होते हैं, कंटोर्स बहुत शार्प होते हैं कि आपको देख के पता चल जाता है कि भाई ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। जहाँ पे भी आपकी मार्जिन थोड़े से भी डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, वहां पे आपको लगेगा कि कोई भी मतलब पैथोलॉजी पड़ी हो सकती है, ठीक है। और डायाफ्राम में हमने क्या देखना है, हमें कैसे पता चलेगा कि डायाफ्राम अब हमारे पास एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, ठीक है। उसमें हमने क्या देखना है कि कभी कभार ये होता है कि डायाफ्राम के नीचे हमारे पास एयर आ जाती है, ठीक है, जिसको हम नीमोपेरिटोनियम का नाम देते हैं। बेसिकली नीमोपेरिटोनियम क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर या इंट्रा एब्डोमिनल एयर अंडर योर डायफ्राम, दैट इज नीमोपेरिटोनियम। ये एक
मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी होती है चेस्ट एक्सरे में या डायग्नोसिस होती है नीमो पेरिटोनियम। और नीमो पेरिटोनियम बेसिकली नीमो का मतलब एयर होता है, पेरिटोनियम इन योर पेरिटोनियल कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, या इंट्रा, ठीक है। तो कभी कभार हमने डायफ्राम में क्या देखना होता है, ये तो भी हमारे सामने एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। अब हमें कैसे पता चलेगा एबनॉर्मल में बेसिकली हमारे पास क्या क्या कंडीशन आ सकती हैं, फ्री एयर होगी, ठीक है, यानी कंडीशन हमारे पास नीमोपेरिटोनियम हो सकती है, एबनॉर्मल एलिवेशन हो सकती है डायफ्रैग्मेटिक हम्स की, ठीक है, वो मैं आगे बताती हूँ हम्स क्या होगे और डायफ्रैग्मेटिक हम्स का हमें कैसे पता चलेगा, एलिवेशन कैसे होगी, ठीक है। डायफ्राम बेसिकली दो है ना, लेफ्ट डायफ्राम है और राइट डायफ्राम है, ठीक है। तो आपने एक बात याद रखनी है, जो हमारे पास राइट हेमी डायफ्राम होता है ना, वो बेसिकली लेफ्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, स्लाइटली रेज्ड होता है राइट हेमी डायफ्राम जो है लेफ्ट की निस्बत, ठीक है। और कभी कभार ऐसा हो हमारे पास कि हमें फ्रेनिक नर्व जो होती है बेसिकली जो सप्लाई कर रही होती है हमारे डायफ्राम वगैरह को, ठीक है, तो काफी सीन्स में क्या होता है कि फ्रेनिक नर्व हमारी डैमेज हो जाती है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई लंग डिजीज हमारे पास डायग्नोसिस होती है, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम लॉस होता है, कभी हमारे पास डायफ्राम को ट्रॉमा हो जाता है या हमारे पास डायफ्राम रप्चर भी हो जाता है, ठीक है। ये सारी वो कंडीशंस हैं जिनमें हमें पता चलता है कि हमारा डायफ्राम जो है उसकी मार्जिन अब नॉर्मल नहीं रहे, ठीक है। मार्जिन में आपके पास ये एजेस में सीपी एंगल्स आएंगे, कार्डियोफ्रेनिक और कोस्टोफ्रेनिक, और वो डायफ्राम्स में आपके पास आएगा राइट हेमी डायफ्राम और लेफ्ट हेमी डायफ्राम। और आपने एक बार याद रखनी है, जो आपके पास राइट हेमी डायफ्राम है वो स्लाइटली रेज होता है देन द लेफ्ट, ठीक है। ये आपके पास राइट हेमी डायफ्राम है स्लाइटली रेज्ड है देन योर लेफ्ट, ठीक है। दोनों मार्जिन मैंने बता दिया, सीपी एंगल्स है राइट और लेफ्ट दोनों, ये आपके पास जो है ये शार्प होने चाहिए, ठीक है। कार्डियोफ्रेनिक और कोस्टोफ्रेनिक दोनों एंगल्स आपके पास शार्प होने चाहिए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आता है डायाफ्रेगमेटिक हम्स क्या होता है, ठीक है। डायाफ्रेगमेटिक हम्स ये होता है कि बेसिकली आपके पास हेमी डायाफ्राम जो है, ठीक है, वो एक डोम शेप होता है, आपके पास डायाफ्राम होता ही डोम शेप है। अगर आप देखो ना, ये देखो, ये आपके पास डोम शेप नजर आ रही है, ठीक है, ये बेसिकली आपका डायाफ्रेगमेटिक हम्प है, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि आपके डायाफ्रेगमेटिक हम्प जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, ठीक है, कंटोर्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। और ये इस कंडीशन में हो सकता है कि आपके पास कोई भी लंग डिजीज है, कंसोलिडेशन हो गई है, निमोनिया का पेशेंट आ गया है, ठीक है, उन कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपके डायफ्रेगमेटिक हम्स जो है वो डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये अभी भी आपके सामने दो चेस्ट एक्सरे दिखाए में, ये अगर आप ये अपने लेफ्ट साइड वाला चेस्ट एक्सरे देखो और राइट वाला, दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस नजर आ रहा है। अब कैसे डिफरेंस नजर आ रहा है, जो लेफ्ट वाला आपके पास चेस्ट एक्सरे ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, ठीक है, ये देखो उसमें आपके पास रिब्स क्लियरली विजिबल है, आपके पास सीपी एंगल्स क्लियर है, दोनों आपको डायफ्राम्स का डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है। राइट हेमी डायफ्राम, ये देखो ये राइट हेमी डायफ्राम है, स्लाइटली रेज्ड देन योर लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे हमें सारा कुछ क्लियरली विजिबल है, ओके, एज कंपेयर टू द राइट वन। राइट वन में हमें क्या पैथोलॉजी नजर आ रही है, बेसिकली हमें न्यूमोपेरिटोनियम नजर आ रहा है। न्यूमोपेरिटोनियम क्या है, एयर इन योर कैविटीज, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको जब डेंसिटीज पढ़ाई थी इसलिए मैंने कहा था डेंसिटीज पता होनी चाहिए, जब डेंसिटीज पता होंगी तभी पता चलेगा ना ये एक्सरे नॉर्मल है या नहीं। देखो मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया था जब चेस्ट एक्सरे पढ़ाया था कि नॉर्मल अपीयरेंस चेस्ट एक्सरे की ये होगी कि सारे स्ट्रक्चर जितने भी हमारे पास चेस्ट के अंदर पड़े हुए उनकी डेंसिटी डिफरेंस होगी, डेंसिटी डिफरेंस होगी तभी हम सारे और स्ट्रक्चर्स के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकेंगे और एक ऑप्टिमम चेस्ट एक्सरे हमारे पास आएगा। लेकिन जब हमारे पास सारे ऑर्गन्स या जितने भी स्ट्रक्चर चेस्ट में पड़े हुए हैं उनकी डेंसिटी सेम नजर आने लगेगी तो हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकेंगे स्ट्रक्चर्स को। और अगर हमारे पास डेंसिटी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कोई पैथोलॉजी पड़ी गई है। देखो ये ऑप्टिमम चेस्ट है, इसमें हमें पता चल रहा है ये रिब्स है, रिब्स मैंने पहले भी बताया था, बोन्स है वो ब्राइटनेस नजर आ रही है, ठीक है। ये आपके पास हार्ट है, ये शेड्स ऑफ ग्रे में नजर आ रही है, स्पाइन बोन है कितनी क्लियरली विजिबल है, ये स्टमक बबल है, ठीक है, ये बेसिकली नॉर्मल है। लेकिन एज कम्पेयर टू आप राइट वन देखो तो इसमें क्या आपको पता लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास जो देखो ना रिब्स जो है, अगर आप मैं इसको जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो इसमें आपके पास रिब्स इतनी विजिबल नहीं है, ठीक है। आपको रेडियो ल्यूसिड का शेडो ज्यादा नजर आ रहा है, रेडियो ल्यूसिड मतलब ये होता है कि आपको ब्लैकनेस ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है, और रेडियो ल्यूसिड आपको
शेडोज ज्यादा नजर आ रहा है। रेडियोल्यूसेंट का मतलब ये होता है आपके पास डेंसिटी डिक्रीज हो गई है और ब्लैकनेस इस वजह से ज्यादा नजर आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली उन्होंने नियोमोपेरिटोनियम आप लोग को एक तरह से दिखा दिया है। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब वो आता है इफ्यूजन। ठीक है, ई से इफ्यूजन। तो डायफ्राम में चीजें आप लोगों को मैंने बता दी हैं जो हमने देखनी है। ठीक है, दोबारा से एक दफा पीछे चले जाते हैं और मैं आपको बता देती हूँ डायफ्राम में हमने क्या क्या देखना है। डायफ्राम बेसिकली हमने ये देखना होता है कि हमारे पास दोनों डायफ्राम जो है राइट हेमी डायफ्राम और लेफ्ट हेमी डायफ्राम, उनके शार्प मार्जिन होने चाहिए। मार्जिन जो है दोनों एजेस के वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। ठीक है, यानी हमारे पास दोनों सीपी एंगल्स भी क्लियरली विजिबल होने चाहिए। राइट हेमी डायफ्राम लेफ्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है, ये देखो। ठीक है, ये बेसिकली आप पॉइंट्स हैं। और हमें डायफ्राम में क्या क्या देखना होता है कि कोई फ्री एयर तो नहीं पड़ी हुई हमारी डायफ्राम में। अगर हमारे पास फ्री एयर का एविडेंस है, जैसे कि ये नेक्स्ट इमेज में आपको हमें नजर आया था कि ये फ्री एयर है हमारी, ठीक है, कैविटी के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि नीमोपेरिटोनियम हो सकता है यहाँ पे कोई परफोरेशन हुई हो। ठीक है, हमारे पास हो सकते हैं मार्जिन जो है हमारे पास, ठीक है, वो विजिबल ना हो। ठीक है, उनकी कंटोरिंग खराब हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखना है। कभी आपके सामने चेस्ट चेक आ जाए और आप देखो कि राइट हेमी डायफ्राम नीचे है और लेफ्ट वाला ऊपर है, तो इसका मतलब हो सकता है कि डायफ्रैग्मेटिक हम्प्स जो है, ठीक है, वो इफेक्टेड हुए हैं। वो किस वजह से इफेक्टेड हो सकते हैं, या डायफ्रैग्मेटिक हम्प जो बेसिकली डोम जो आपके पास डायफ्राम की वो बहुत ज्यादा कंडीशन है जिसकी वजह से इफेक्ट हो सकती है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि हमारे पास कंसोलिडेशन हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, डायफ्राम को कोई ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि हमारी फ्रेनिक नर्व डैमेज हो सकती है, डायफ्राम हमारा रप्चर हो सकता है। ठीक है, मैंने दोबारा आप लोगों के लिए आसानी के लिए एक दफा रिपीट कर दिया है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो कि इफ्यूजन है। ठीक है, सबसे पहले तो इफ्यूजन होता क्या है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इफ्यूजन बेसिकली होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इन योर प्लूरल कैविटी। ठीक है, अभी हम सिर्फ लंग्स की बात कर रहे हैं, प्लूरा की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन आवर प्लूरल कैविटी। प्लूरा क्या होता है, बेसिकली कवरिंग ऑफ योर लंग्स होती है। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू हाईलाइट हुआ है ये आपको बता रही है कि प्लूरा है। दो तरह की प्लूरा होती है, एक विजरल प्लूरा होती है, एक पेराइटल प्लूरा होती है। ठीक है, विजरल जो है वो बेसिकली आपके ऑर्गन्स को उसने कवर किया होता है। ठीक है, और पेराइटल जो है उसकी आउटसाइड कवरिंग होती है। ठीक है, अच्छा, इफ्यूजन में आपने बेसिकली उन्होंने आपने ये ही बताया कि आपने प्लूरा को देखना है। ठीक है, अगर आप नीचे वाली दो लाइंस देखो तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी पैथोलॉजी होगी तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो प्लूरा है ना, ये हमारे पास प्लूरा है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास एरो को देखो किधर किधर मूव करे, ये बेसिकली लंग की जो कवरिंग है उसको हम प्लूरा कह रहे हैं। ठीक है, फिर दो तरह आगे डिवाइड हो जाती है, विजरल और पेराइटल। ठीक है, उसमें बेसिकली हमने इफ्यूजन देखनी है। नॉर्मली हमें प्लूरा चेस्ट एक्सरे पे अच्छे विजिबल नहीं होते। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर कोई पैथोलॉजी है, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो उस कंडीशन में हमारे पास प्लूरल थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, और प्लूरल थिकनिंग हो जाएगी, ठीक है, या फिर हमें नजर आएगा कि फ्लूइड जो है या एयर जो है वो हमारे प्लूरल स्पेस में फंस चुकी है। ठीक है, अगर तो एयर होगी प्लूरल स्पेस में तो वो रेडियोल्यूसेंट अपीयरेंस होगी। रेडियोल्यूसेंट मतलब ब्लैकनेस ज्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है। और अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है तो हो सकता है कि वो फ्लूइड हमारे पास शेड्स ऑफ ग्रे में नजर आ रहा हो। ठीक है, ये सारी डेंसिटीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इफ्यूजन का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इफ्यूजन में आप लोगों ने जो दो एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो होता है दिस वन, मेनिस्कस साइन। ठीक है, ये मेनिस्कस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि मेनिस्कस साइन क्या होता है, तो बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। मेनिस्कस साइन को हम ऐसे कहेंगे, ये एफ्यूजन में बेसिकली मेजर इसका एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क कह सकते हो या इम्पॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हो एफ्यूजन का, मेनिस्कस साइन। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बात की पीछे, पहले दोनों पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ये बीच वाली इमेज को छोड़ देगा। ठीक है, मेनिस्कस साइन और हाइड्रोनीमोथोरेक्स, ठीक है, दोनों को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया इफ्यूजन। ठीक है, इफ्यूजन क्या था, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन योर कैविटीज था। ठीक है, इन योर प्लूरल कैविटी था, और मैंने बताया था कि प्लूरा हमें वैसे विजिबल नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास कोई पैथोलॉजी है
ठीक है, तो उसमें हमें क्या नजर आएगा कि हमारे पास प्लूरा की थिकनिंग नजर आने लग जाएगी। ठीक है, और इफ्यूजन हमें कैसे हम इफ्यूजन को डिस्टिंग्विश करेंगे, हो सकता है कि कोई फ्लूइड जो है हमारी पेरिटोनियल कैविटी में या प्लूरल कैविटी के अंदर आ गया। अभी हम प्लूरा की बात करें तो लंग्स की बात करें तो प्लूरल कैविटी की बात करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास कोई एयर अंदर आ गई है प्लूरल कैविटी में या फिर कोई फ्लूइड आ गया है। ठीक है, राइट साइड पे देखो तो हाइड्रोनीमोथोरैक्स का क्या मतलब है, हाइड्रो मीन्स वाटर और नीमो मीन एयर, थोरैक्स मीन इन योर थोरेसिक कैविटी। ठीक है, यानी आपकी प्लूरल कैविटी में पानी और हवा दोनों का आ जाना इज योर हाइड्रोनीमोथोरैक्स एंड दिस इज द मेन इंडिकेशन ऑफ योर इफ्यूजन डायग्नोसिस। ठीक है, अगर हाइड्रोनीमोथोरैक्स है तो इसका मतलब है पेशेंट को इफ्यूजन हो सकती है। अगर आप ये दोनों स्ट्रक्चर अपना ये जो राइट साइड वाला चेस्ट एक्सरे इसको देखो तो यू कैन सी दैट कि ये वाली जो जगह है ये आपके पास आधी ब्लैक नजर आ रही है और आधी शेड्स ऑफ ग्रे में नजर आ रही है, बल्कि शेड्स ऑफ ग्रे में भी कम है, रेडियो ओपेक सा शेडो ज्यादा नजर आ रहा है। रेडियो ओपेक का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है और रेडियो ल्यूसेंट का मतलब क्या है यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई है। हाइड्रोनीमोथोरैक्स है ना, ठीक है, हाइड्रो जो वाटर है, ठीक है, वो आपको शेड्स ऑफ ग्रे में नजर आ जाएगा और नीमो जो है एयर है वो आपको आपकी जो लंग्स हैं वो बहुत ज्यादा ब्लैक नजर आने लग जाएंगे, नॉर्मली भी वो विजिबल नहीं होंगे। नॉर्मल लंग्स के अपीयरेंस आपके पास शेड्स ऑफ ग्रे में आ रही होती थी ना, ठीक है, लेकिन अगर और जो एयर है, ठीक है, लंग्स में एयर है इस वक्त, ठीक है, बहुत ज्यादा एयर घुस चुकी है कि हमारे लंग्स शदीद ब्लैक हो गए हैं। ठीक है, ब्लैकनेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इतनी कि हम अपनी रिब्स को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे, जो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे होता है ना, ठीक है, उसमें हमारे पास ये सीन होता है कि लंग्स हमारे पास ब्लैक अपीयरेंस दे रहे होते हैं, लेकिन ब्लैकनेस जो होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, बस इतनी मॉडरेट होती है कि अपने चेस्ट हमारी जो रिब्स होती हैं, ठीक है, वो विजिबल हो जाती है स्लाइटली। लेकिन अगर हम हाइड्रोनीमोथोरैक्स देखें, ये बेसिकली एक लंग कंडीशन है, इसमें हमारे पास लंग्स में इतनी ज्यादा एयर आ गई कि हम अपनी रिब्स को भी सही तरह नहीं पहचान पा रहे। ठीक है, और ये वाली जो नीचे वाले लंग्स के लोब है, बेसिकली अपर और मिडिल लोब तो क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन जो लोअर लोब ऑफ योर लंग है, ठीक है, इसमें इतना ज्यादा पानी भर चुका है, ठीक है, या कोई भी फ्लूइड हो सकता है भर चुका है, जिसकी वजह से हमारे पास अपीयरेंस आ ही नहीं रही और लोअर लोब जो है उसकी कंसोलिडेशन हो गई है। ठीक है, कंसोलिडेशन क्या है, कंसोलिडेशन बेसिकली आपके पास क्या होता है, लॉस ऑफ योर नॉर्मल कंटोर्स हो जाते हैं। आपके जो कंटोर्स है, ठीक है, डायफ्राम के या आपके हार्ट का, जो वहाँ पे आपके हार्ट का एक प्रॉपर सा शेडो आ रहा होता है, देखो बेसिकली उसका लॉस हो चुका है, आप उसमें डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे कि आपका हार्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये आपके पास एक इंक्रीज डेंसिटी का, ठीक है, एक वाइटनेस, इंक्रीज डेंसिटी बेसिकली रेडियो ओपेक है। ठीक है, एक वाइट सा शेडो नजर आने लग गया, ये देखो, ठीक है, ग्रे तो नहीं लग रहा, बेसिकली व्हाइट लग रहा है। ठीक है, तो आप इसको व्हाइट ही बोल सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये बेसिकली हाइड्रोनिमोथोरैक्स है। ठीक है, अगर आपके सामने कोई एक ऐसी इमेज रख दी जाए जिसमें आपके पास लोअर लोब ऑफ योर लंग मिसिंग है और कोई आपको कहे कि जी ये क्या है, तो आप इसको बता सकते हो। और अगर आपको लंग्स भी बहुत ज्यादा ब्लैक नजर आ रहे हैं, मॉडरेट से भी ज्यादा, ये मॉडरेट है, ठीक है, लेकिन ये देखो इधर हम रिब्स को थोड़ी बहुत डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, इधर हम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। तो ये आपके सामने रख दो और नीचे लोअर लोब मिसिंग हो आपके पास लंग का, तो आपके सामने रख दो और पूछे कौन सी कंडीशन है, तो आपने फौरन कहना हाइड्रोनिमोथोरैक्स है, और आगे वो पूछे कि फिर हाइड्रोनिमोथोरैक्स किसकी डायग्नोसिस है, तो इफ्यूजन की है। ठीक है, अच्छा, आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि डेंसिटीज हमें पता होनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि फ्लूइड की अपीयरेंस हमारे पास जो हमें शेड्स ऑफ ग्रे में नजर आती है नॉर्मली, लेकिन जब कोई पैथोलॉजी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमें रेडियो ओपेक शेडो भी दे सकता है। रेडियो ओपेक यानी बहुत ज्यादा व्हाइटनेस वाला भी हमारे पास एक जो है ना वो शेडो दे सकता है। ठीक है, और इसका मतलब ये होगा कि उस जगह पे हमारी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली मेनिस्कस साइन क्या होता है, मेनिस्कस साइन इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है ऑफ योर डिफ्यूजन। ठीक है, अगर आपसे एमसीक्यू में इतने सारे साइंस दिए और पूछा जाए, ठीक है, जैसे कैडले वी लाइंस है, ठीक है, और भी डिफरेंट आपके पास साइंस होते हैं, ठीक है, जैसे बैट विंग अपीयरेंस है, ठीक है, ये सारे डिफरेंट साइंस होते हैं। और अगर पूछा जाए कि इनमें से फ्यूजन का कौन सा, तो आपको पता है मेनिस्कस साइन। ठीक है, मेनिस्कस साइन में बेसिकली क्या होगा
आपके लेफ्ट या लोअर, आपके लेफ्ट जो या राइट लंग्स है उनमें से एक लोब एंटायरली मिसिंग होगा, ठीक है। और वो एंटायरली मिसिंग आपको चेस्ट एक्सरे पे कैसे नजर आएगा कि आपको रेडियो ओपेसिटी इतनी ज्यादा नजर आएगी कि ना आप उसमें हार्ट का शेडो डिस्टिंग्विश कर सकोगे, ना आपके कोई मार्जिन वहां पे विजिबल होंगे, आपकी कंटोरिंग शदीद खराब हो चुकी होगी, ठीक है। मेनिस्कस साइन बेसिकली आपके पास एक क्रीसेंट शेप रेडियो ल्यूसेंट, ठीक है, आप शेडो कह सकते हो, और आपकी लंग्स की पेरीफ्री में ये पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अगर आपके सामने, ठीक है, कोई एक ऐसी इमेज रख दूं मैं, ठीक है, और आपसे पूछूं कि जी ये कौन सी पैथोलॉजी है, कि आप बता दोगे फ्यूजन है, साइन कौन सा है, मेनिस्कस साइन है, ठीक है। मेनिस्कस साइन में आपने एक चीज याद रखनी है कि आपके पास लोअर लोब ऑफ योर लंग जो इंटायरली मिसिंग होगा, ठीक है। और आपके पास देखो कितना यहाँ पे रेडियो ओपेसिटी कितनी ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। बाकी आप विजिबल कर पा रहे हो चीजें, ठीक है, लेकिन आपके पास एक लोब जो है लंग का नीचे वाला, राइट लंग का, आपके पास लोअर लोब जो है वो इंटायरली मिसिंग है, उसका डायाफ्राम नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी आपके पास लेफ्ट हेमी डायाफ्राम नजर नहीं आ रहा, आपके पास यहाँ पे हार्ट की कंटोरिंग ही नजर नहीं आ रही, हार्ट तो नजर ही नहीं आ रहा, कंसोलिडेशन हुई हुई है, ठीक है, आप नजर नहीं आ रहा। बच्चों को फिर भी एक बात आपको बता देती हूँ, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लेवल पे इतनी डिटेल जरूरी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एग्जामिनर का नहीं पता होता, वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ी बहुत डिटेल बताना जरूरी होती है, ठीक है। लेकिन आपके लिए बस इतना ही काफी है ABCDEFGH अप्रोच में कि एयरवे देखनी है, बोन्स देखनी है, कार्डिक साइज देखना है, डायाफ्राम देखना है, डायाफ्राम में क्या क्या चीजें देखनी है, इफ्यूजन है तो इफ्यूजन में हमने क्या देखना है, बेसिकली आपने बस जितना याद रखना है, इफ्यूजन में हमने प्लूरल थिकनिंग देखनी है, इफ्यूजन होता क्या, इफ्यूजन की वजह से हमारे पास हाइड्रोनिमोथोरेक्स हो सकता है, ठीक है। या बस एक मेनिस्कस साइन आप याद रख लो, अगर मेनिस्कस साइन की डिटेल भी याद नहीं रखनी तो छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ मेनिस्कस साइन याद रखो, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा आप लोगों के लिए, बस आप बेसिक अप्रोच याद रखो तो वही मोर देन एनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ कि ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, GR के साथ, ठीक है, और हमें नहीं पता कि हमारा एग्जामिनर जो है, ठीक है, वो किसी भी तरह से हमसे क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद आती है लंग फील्ड, ठीक है। बेसिकली लंग फील्ड में हमने लंग के जोन, उसके लोब्स, फीचर्स वगैरह की बात करनी होती है, ठीक है। और बेसिकली वही बात जो मैंने पहले भी हमने डिस्कस की है, ठीक है, कि जब हम लंग्स को देखेंगे तो उसमें हमने क्या देखना है कि हमारे पास विजिबल मार्किंग होती है, लंग्स हमारे पास क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो ना रेड कलर के शेडो सा बनाया हुआ है, ये उसमें उन्होंने लंग के जोन्स डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। लंग के 3 जोन हैं, अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही फिर लंग के कुछ लोब्स होते हैं और कुछ फीचर्स होते हैं, ये वही आगे एनाटॉमी आ गई, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए डाल दिए कि राइट लंग के 3 लोब्स हैं और लेफ्ट लंग के 2 लोब्स हैं, ठीक है। कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल फीचर है और ऑब्लिक फीचर है। राइट लंग के 3 लोब है, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर, और लेफ्ट लंग के 2 ही लोब होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। ये कार्डियक नॉच होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हार्ट पड़ा हुआ है ना, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ट्रेकिया आ रहा था, फिर कराइना था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पे, अब हमें ये चीज याद रखने के लंग के 2 फिशर हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक ऑब्लिक फिशर है। लंग्स हमारे पास 2 होते हैं, एक राइट लंग होता है, लेफ्ट लंग होता है, टोटल लोब्स हमारे पास 5 है। राइट लंग के हमारे पास 3 लोब्स हैं, जिसमें सुपीरियर या अपर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर या लोअर लोब। लेफ्ट लंग में 2 ही लोब होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, या अपर या लोअर लोब भी कह सकते हो। अब हमें कैसे पता चलेगा, अगर मैं आपके सामने चेस्ट एक्सरे रख देती हूँ जी, मैं कहती हूँ जी इसमें आपने चेस्ट एक्सरे का अपर, मिडिल और लोअर जोन हम तीनों मुझे डिफाइन करके बताओ लंग्स के, तो कैसे बताओगे? ये 2 और 4 आप लोगों की आसानी के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। अपर जोन में आपके पास सिर्फ 2 रिब्स विजिबल होती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, और मिडिल जोन में 4 आपके पास जो होता है रिब्स विजिबल होती हैं, ठीक है। बाकी जो लोअर जोन होता है उसमें कभी हमारे पास 1 रिब विजिबल हो रही होती है, कभी 2, कभी 3, वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अपर और मिडिल जोन का आपने बहुत अच्छी तरह याद रखना। ज्यादातर अगर आपसे पूछा जाता है ना तो अपर जोन का पूछा जाता है। अपर जोन में आपने याद रखना है कि एटलीस्ट 2 आपके पास रिब्स विजिबल है, और मिडिल जोन में एटलीस्ट 4 रिब्स विजिबल होती है आपके पास, ठीक है। लंग फील्ड में बेसिकली हमने क्या देखना होता है, जब हमने चेस्ट एक्सरे देखना है, लंग फील्ड में हमने बेसिकली अपने लंग्स के जोन देखने हैं, लंग की मार्किंग देखने के वो प्रॉपर विजिबल होनी चाहिए। लंग्स के अंदर जो
आसपास हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे पल्मोनरी आर्टरी है, वेन्स है, वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि दोनों लंग्स जो होंगे नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में, दोनों लंग्स जो होंगे वो एक ही लेवल पे प्रेजेंट होंगे। अगर वो कोई पैथोलॉजी हमें डायग्नोज हो गई है तो अगर आप वो वाला चेस्ट एक्सरे देखोगे जिसमें कोई एबनॉर्मेलिटी शो रही है, उसमें अगर आपका एक लंग दूसरे से ऊपर नीचे हो गया तो इसका मतलब है कि आपका वो चेस्ट एक्सरे नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अगर आपकी लंग फील्ड्स एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब है कोई पैथोलॉजी डायग्नोज हो गई है, ठीक है। ये देखो हमने लंग फील्ड्स की बात की है, ठीक है। ये हमारे पास राइट लंग है और ये वाला हमारे पास लेफ्ट लंग है। मैंने बताया था लेफ्ट राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। और लेफ्ट वाले के सिर्फ 2 ही होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। इसको अपर और लोअर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने पैथोलॉजी दिखाई, उसमें उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास लंग फील्ड्स क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है, ये देखो। जो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे था, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो, ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे था, इसमें आपके पास लंग फील्ड्स एंटायरली विजिबल है, ठीक है। हार्ट का शेडो बड़े मजे का है, कंटूरिंग दोनों बहुत अच्छी विजिबल है। लेकिन अगर हम एक एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे देख रहे हैं तो इसमें ये देखो आपके पास लंग्स की कंटूरिंग विजिबल है ही नहीं। देखो कितना डिस्टॉर्टेड सा शेडो दे रही है, हार्ट का शेडो एनलार्ज हुआ हुआ है, ठीक है। इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है लॉस ऑफ कार्डिक वाटर, क्योंकि मैंने बताया था कि जो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, ठीक है, उसमें क्या था कि आपके पास हार्ट का शेडो बड़ा प्रिसाइज और डिफाइंड सा था, उसकी आउटलाइन बड़ी खूबसूरत सी बनी हुई थी कि आपको पता चल रहा था ये मॉडरेट चेस्ट एक्सरे। स्पाइन आपके पास पीछे से विजिबल थी, ठीक है। कंसोलिडेशन हुई हुई है, कंसोलिडेशन ही मेन वजह होती है जिसकी वजह से आपके पास कार्डिक वाटर का लॉस हो सकता है, नॉर्मल कंटूरिंग खत्म हो जाती है लंग्स की, ठीक है। हेमी डायफ्राम को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, सीपी एंगल्स आपके पास नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे आप, ठीक है। तो ये एक एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। एबनॉर्मल और नॉर्मल का पता कैसे चलेगा बच्चे, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉर्मल चेस्ट एक्सरे का पता होना चाहिए कि वो अपेयर कैसे होता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर से ही आपको बताया था कि नॉर्मल चेस्ट एक्सरे की अपीयरेंस कैसी है। जब तक आपको वो पॉइंट्स नहीं पता होंगे आप एबनॉर्मल को कभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकोगे। इसलिए सबसे पहले कोई भी एक्सरे हम पढ़ेंगे किसी भी रीजन का, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल अपीयरेंस कैसी होती है। नॉर्मल अपीयरेंस में हम उसकी एबीसीडी अप्रोच ही, जैसे चेस्ट एक्सरे पढ़े उसमें एबीसीडी अप्रोच ही हम चेक करते हैं, ठीक है। कि एयरवे, बोन्स, कार्डियक साइज, ये सारा कुछ ये मैं आपको शुरू वाले लेक्चर में ही चेस्ट एक्सरे दिखा के बता चुकी थी, ठीक है। कि आपको नॉर्मल अपीयरेंस का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये लोबार एनाटमी वही बेसिकली चेस्ट एक्सरे पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि आपके जो लंग्स के लोब्स हैं वो कैसे कैसे अपीयर होंगे, ठीक है। ये बस आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए डाले हैं। फिर लंग फील्ड में कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे लंग्स के हिडन एरियाज होते हैं जिनका हमें नहीं पता चलता और वहां पे भी पैथोलॉजी हमारे पास डिटेक्ट हो जाती है। जैसे ये एपिकल एरिया होता है, एपिसिस होते हैं ना जो लंग के, ठीक है। इसको हम एपिकल कैप भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकता है कोई हमारे पास पैथोलॉजी नीचे पड़ी हुई हो, ठीक है। एपिसिस भी हमारे पास जो होते हैं वो एब्सक्योर हो सकते हैं। फिर हाइला होता है, ठीक है। लेफ्ट हाइलर रीजन होता है और राइट हाइलर रीजन होता है बेसिकली, ठीक है। हाइला क्या होता है मैंने बताया था, वो पॉइंट होता है ईच लंग्स में, यहाँ पे आपके पास वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स वगैरह अंदर आ रही होती है आपके लंग के या उधर से एग्जिट कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि लंग आपके डायफ्राम के बैक साइड पे जो लंग्स अटैच हो रहे हैं, लंग्स के पार्ट, वहाँ पे तो पैथोलॉजी पड़ी हो सकती है, ठीक है। फिर आता है जी, जी से होता है गैस्ट्रिक बबल। गैस्ट्रिक बबल को हम स्टमक बबल भी कहते हैं और ये नॉर्मली आपके लेफ्ट साइड पे नजर आता है, ये देखो, ये होता है गैस्ट्रिक बबल। ये देखो, अगर कोई आपको कह दे ये लिवर है तो आप कह दोगे लिवर है, नहीं, आप कहोगे ये लिवर नहीं है, ये गैस्ट्रिक बबल है, ठीक है। हमेशा लेफ्ट साइड पे आपका गैस्ट्रिक बबल होता है, लिवर आपका राइट साइड पे होता है, ठीक है। ये देखो, ये आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड है। मुझे कैसे पता चल रहा है ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ऊपर मार्कर देख लेना आप लोगों ने, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा इमेज दिखा के, क्या मैं भी तो कह सकती हूँ ना कि जिधर एरो जा रहा है ये बॉडी की राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, आप कैसे कह रहे हो कि ये लेफ्ट साइड है? तो आपने कहना भाई ये ऊपर मार्कर लगा हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि बॉडी की कौन सी साइड है, ठीक है। Stomach bubble या gastric bubble is always present on your left side. Keep that in your mind. ये बहुत important point है और ये भी chest x-ray की important marking है. Then moving on to the next, फिर आता है हाइला या मीडियास्टिनम, ठीक है। हाइला हम पहले ही पढ़ चुके क्या होता है, अब बेसिकली मीडियास्टिनम का पता होना चाहिए मीडियास्टिनम क्या होता है।
ठीक है। हाइला मैंने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइला वो पॉइंट होता है हमारे एक दोनों लंग में से हर एक में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हमारे पास ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, पुल्मोनी आर्टरी, वेन्स वगैरह अंदर आ रही होती हैं या बाहर निकल रही होती हैं। अच्छा, उन्होंने ये बात की हुई है कि दोनों हाइला सेम नहीं होते, लेफ्ट और राइट हाइला, उनमें थोड़ा सा जो होता है ना, लेफ्ट हाइलम जो होता है वो कॉमनली बड़ा या हायर लेवल पे होता है देन द राइट। ठीक है। जब हमने हेमी डायाफ्राम की बात की थी डायाफ्राम में, तो हमने उसमें ये बात की थी कि राइट हेमी डायाफ्राम जो वो स्लाइटली हायर होता है देन द लेफ्ट। और अभी जब हम हाइलम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें लेफ्ट हाइलम आपके राइट से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन दोनों की डेंसिटी और दोनों का साइज सेम होना चाहिए। ठीक है। ये देखो, ये आपके पास लेफ्ट हाइलर पॉइंट है और ये राइट हाइलर पॉइंट है, इन दोनों की आपके पास डेंसिटी सेम होनी चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, बस इनकी लोकेशन जो होती है ना, लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऊपर होता है राइट से। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमने हाइलर रीजन की बात कर ली, अब आता है मीडियास्टिनम क्या होता है। मीडियास्टिनम बेसिकली थोरेसिक कैविटी का डिवीजन कह सकते हो आप, वो होती है। ठीक है। और इसमें बेसिकली आपके पास हार्ट पड़ा हुआ होता है, आपका थाइमस ग्लैंड पड़ा हुआ होता है, ट्रेकिया होता है, एसोफेगस होता है। ठीक है। और हमने क्लिनिकली अपनी आसानी के लिए मीडियास्टिनम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, एक एंटीरियर होता है, मिडल और पोस्टीरियर होता है। ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो मीडियास्टिनम इज दैट पार्ट और दैट इज प्रेजेंट इन योर चेस्ट। ठीक है। या मीडियास्टिनम इज अ एरिया इन द चेस्ट बिटवीन द लंग्स दैट contain your heart, your part of your windpipe that is trachea, esophagus, great vessels होती है इसके अंदर, जैसे ascending aorta होती है। ठीक है। ascending aorta क्या होती है, एक लार्ज आर्टरी होती है जो कि बेसिकली आपके ब्लड को कैरी करी होती है from the left ventricle of the heart on its way to the rest of the body। राइट और लेफ्ट जो होती है इसमें पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह बनी हुई होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये बेसिकली उन्होंने बता दिया कि मीडियास्टिनम की नॉर्मल वेट क्या है। ठीक है। मीडियास्टिनम क्या होता है, आपकी चेस्ट का वो एरिया होता है जो दोनों लंग्स के दरमियान में पड़ा हुआ होता है, और इसके अंदर बेसिकली आपका हार्ट होता है। मीडियास्टिनम में आपका हार्ट होता है, आपके एसोफेगस का कुछ पार्ट होता है, ट्रेकिया कुछ पार्ट होता है, कुछ ग्रेट वेसल्स होती हैं जैसे कि ascending एओर्टा वगैरह। ठीक है। मीडियास्टिनम का पता लग गया होगा अब आप लोगों को। ये नेक्स्ट इमेज में आप देखो, ये मीडियास्टिनम उन्होंने हाईलाइट करके दिखाया हुआ। बेसिकली ये जहाँ पे हार्ट पड़ा हुआ है ना, उन्होंने उस जगह को हाईलाइट करके दिखा दिया। देखो हार्ट हमें शेड्स ऑफ ग्रे में नजर आ रहा है। ठीक है। ये मैंने बात की थी कि हमने मीडियास्टिनम को अपनी क्लिनिकल कोरिलेशन के लिए, क्लिनिकल पर्पसेस के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। ठीक है। ये वही एनाटमी है, बेसिक एनाटमी। ठीक है। इंशाल्लाह ये तो जब आप लोग पढ़ोगे एनाटमी, ठीक है, थोरेसिक रीजन की, तब भी आप लोग को पता चल जाएगा कि ये सारे, लेकिन ये मैंने अभी सिर्फ आप लोग की आसानी के लिए डाला है। ठीक है। कि एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, मिडल और पोस्टीरियर, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स एंटीरियरली पड़े हुए होते हैं और कुछ पोस्टीरियरली पड़े होते हैं। अच्छा जी, मीडियास्टिनम में हम क्या क्या चीजें देखते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास एक पेशेंट आता है विद द कंप्लेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है। जब हम उसकी प्रॉपर स्कैन वगैरह करते हैं, एग्जाम करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि जी उस पेशेंट को है, उस पीछे से जब हमने हिस्ट्री लिया तो हमें पता चला पेशेंट को विद द कंप्लेंट ऑफ हाइपरटेंशन आया। ठीक है। हाइपरटेंशन के साथ आया तो हो सकता है मीडियास्टिनम में उसका हार्ट पड़ा हुआ है, हार्ट का शेडो थोड़ा सा एनलार्ज हो सकता है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन भी हो सकती है और वीनस हाइपरटेंशन भी पेशेंट को हो सकती है। ठीक है। फिर क्या हो सकता है आपके पास, अगर आपके पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, वही जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ सिनेरियो आपके पास, ठीक है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसकी वजह से उसकी हो सकता है पल्मोनरी ट्रंक जो है, ठीक है, उसकी एनलार्जमेंट हो सकती है। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज जो है मेन, उनकी एनलार्जमेंट हो सकती है। आपके पास जो स्मॉल छोटी छोटी वेसल्स पड़ी होंगी आपके मीडियास्टिनल एरिया में, वो खराब हो सकती है। ठीक है। बेसिकली आपने कार्डियक डेंसिटी, कार्डियक साइज वगैरह को देखना होगा मीडियास्टिनम में। ठीक है। हाइला का मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। अब हमने मीडियास्टिना का भी देखना होगा। ठीक है। मीडियास्टिनम का मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है हमारे पास कोई मीडियास्टिनम के तीनों रीजन में से हो सकता है हमारे पास
कोई भी इन तीनों रीजन में से मैस पड़े हो सकते हैं। अब वो मैसेज बिनाइन भी हो सकते हैं और मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का था अप्रोच सारी एक्सरे की, ठीक है। ये बेसिकली आज अप्रोच भी हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। जो भी चेस्ट एक्सरे की इंपॉर्टेंट चीजें थी सबसे ज्यादा वो मैं साथ साथ आप लोगों को लेक्चर में बताती रही हूँ। तो बेसिक अप्रोच में मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रही हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को अप्रोच पढ़ाई है ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ी सी मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, ताकि अगर आपसे कोई एग्जामिनर जरा सा भी हटके क्वेश्चन कर ले तो आप लोगों को पता हो, क्योंकि एक्सटर्नल कोई भी आ सकता है कहीं से भी पूछ सकता है। उसने नहीं सुनना कि जी आपसे कोई एक्सक्यूज के आप लोग बीएस लेवल के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। और आप लोग को बस इतना ही पता होना चाहिए, नहीं उस वक्त आप बैठ के कुछ एक्सक्यूज नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट जो मोटी मोटी चीजें होती हैं इसके साथ वो पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो आप लोग ये थोड़ी बहुत चीजें इनको जरूर पढ़ें, ठीक है। वरना बेसिक अप्रोच जो है उनमें आपको पता होना चाहिए कि चेस्ट एक्सरे में ये ABCDEFGH क्या होता है, ठीक है। और इनको देखना क्यों जरूरी होता है, इसकी वजह से क्या पैथोलॉजीज हो सकती हैं। बाकी चेस्ट एक्सरे ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया। अब हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया दैट इज कार्डियोथोरेसिक रेशो, ठीक है। वो बेसिकली हम उन कंडीशन में देखते हैं कि अगर पेशेंट का साइज लार्ज हुआ है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है पेशेंट को, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका कार्डियक डायमीटर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है और काइंडली इसको साथ साथ जरूर पढ़ा करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।